नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी। तो शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। फार्मा फंड्स ने एक साल में दिया है 50 से 70% रिटर्न। निवेश जारी रखें या फिर प्रॉफिट बुक करें। रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में करना है स्विच। बैंक कहता है कि निवेशक के बिना ब्रांच आए नहीं हो सकती स्विचिंग। हम बताएंगे ऑनलाइन स्विचिंग का आसान तरीका। 6 महीने के निवेश के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या फिर लिक्विड फंड, कैसे चुने, क्या विकल्प होगा बेहतर। और फंड नामा में म्यूचुअल फंड में डीमैट के जरिए निवेश या फिर रेगुलर तरीके से निवेश, कौन सा तरीका है निवेशकों के लिए आसान, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। और आज जो सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रवलीन वाजपेयी। प्रवलीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में और साथ ही नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। You and all viewers a very happy मकर संक्रांति, बिहू and पोंगल। जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला। संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। संजय जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, मैं चंडीगढ़ से हूँ, संजय मिश्रा जी। हैप्पी न्यू ईयर मैम। आपको भी नया साल बहुत मुबारक हो। क्या जानना चाहते हैं सर? मैम अभी मतलब रिसेंटली मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया विद इन 1 ईयर। तो मैंने सबसे पहले चूज किया फार्मा फंड। तो मैम मुझे ये थोड़ा एडवाइस चाहिए थी कि हम मतलब वैक्सीन तक का वेट करें या वैक्सीन के बाद मतलब एग्जिट कब हो तो फार्मा फंड से। मैम आपने पहली बार निवेश शुरू किया और उसके बाद पहला फंड आपने फार्मा फंड ही चुना? हाँ जी मैम, जिस टाइम मैंने वो मतलब स्टार्टअप किया उस टाइम ये लॉकडाउन का पीरियड था, तो मैंने फार्मा फंड ही चूज किया। तो अभी मुझे ये एडवाइस चाहिए थी मैम कि कब तक बने रहे, एग्जिट कब ले फार्मा फंड से। जी मैम, यही मेरा क्यूरी थी मैम। इसको सुन के ना, ये सवाल सुन के मेरे अंदर बहुत सारी बातें बाहर निकलने के लिए एकदम आप बताएं। मुझे इनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही गलत लग रही है। पहली बात तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने की, हम उस पर बाद में आएंगे। फार्मा फंड जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए 10-20 फार्मा फंड भी हैं बाजार में अवेलेबल, तो जो रेंज है रिटर्न का वो 50 से 70% का है प्रॉब्लम। और जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर एक दुविधा या कहे कि संशय बनेगा कि ये रन आगे ऐसा बना रहेगा या फिर यहीं पर अब रुक जाएगा, थम जाएगा। क्या करना चाहिए? जी स्वाति, जैसे आपने बोला कि मुझे भी सुन के हैरानी हुई कि उनका फर्स्ट फंड है फार्मा फंड है। मैं बोलूंगी कि बिगिनर्स लक है एक तरीके से। इनका बहुत लकी रहे हैं कि अच्छा ऐसा फंड चुना जो जिसने इतना रनअप किया है 2020 में और अभी भी। स्वाति से आइडियली तो जब कोई इन्वेस्टमेंट होती है, जो रिडेम्पशन डिसीजन है वो आपके फाइनेंशियल गोल या आपने क्या टाइम होराइजन लेके चले उसके हिसाब से सेटअप होना चाहिए। अब यहाँ पे बिकॉज जो 2020 में फार्मा फंड्स ने इतना ज्यादा एक बूम देखा है, हमने जो फार्मा का जो इंडेक्स है उसको हमने अराउंड 60% ऊपर जाते हुए देखा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड। तो आगे चल के स्वाति जैसे वैक्सीन आएगी, सिचुएशन थोड़ा सा तो स्टीम लूज करेगा ये सेक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है, जबकि सेक्टर अच्छा है। बट मेरी संजय जी को ये इस टाइम पे मेरे ख्याल से एडवाइस होगी, क्योंकि इनका पहला फंड है, प्रॉफिट है, तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट रिडीम कर लें। अभी पता नहीं इनका लॉक इन पीरियड भी फिनिश हुआ है या SIP की थी या लमसम, आई डिडंट हियर दैट एक्चुअली। सो उसके हिसाब से स्वाति अपना डिसीजन ले लें, पर प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं यहाँ पे ये अपने। संजय जी। ओके मैम, थैंक यू। नहीं जाइए, नहीं अभी रुकिए जरा, आपसे और बात करनी है। आपकी उम्र क्या है अगर आप बताना चाहें तो? 24 मैम। हाँ, समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी क्यों आई है। आप म्यूचुअल फंड में आगे चलकर भी निवेश करते रहेंगे? यस मैम, बिल्कुल। तो थोड़ा प्लानिंग के साथ निवेश करेंगे? यस, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि 50% का रिटर्न दिखेगा। लकली हो गया मैम। तो मुझे थोड़ा मतलब मैं जो नेक्स्ट टाइम मेरे शेयर होंगे
होंगे जो भी फंड लूंगा तो थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के लूंगा। हाँ जी, प्लीज वो काम करें, नहीं तो लोग ऐसी बातें सुनते हैं और सुनने के बाद आपकी तरह बाकी लोग भी यही फॉलो करना शुरू कर देंगे। नहीं, वो गलत मैसेज भी जाना चाहिए। हाँ वैसा नहीं है मैम, तो एकदम मेरे साथ हुआ, ऐसा जरूरी नहीं सबके साथ हो सकता है। जरूर, एकदम सही कह रहे हैं आप। ठीक है, आगे से ख्याल रखिएगा। अगला सवाल हमारे साथ अभिनव निगम फोन लाइन पर है। अभिनव जी, अभिनव, हेलो। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। तो आप बताइए, आपके पोर्टफोलियो में करीब 13 फंड हैं अभिनव जी। इतना ज्यादा क्यों? मैम मैंने छोटे छोटे, मतलब कि आप ओवरऑल देखोगे तो मेरा कोई इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उतना नहीं है, एंड बट ओवरऑल देखो लार्ज कैप तो 3000 या 4000 जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइडेड है। अच्छा, तो मैंने मैम छोटा छोटा करके डिवाइड किया इंस्टेड ऑफ एक ही फंड में मेजर वैल्यू डालना। और इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की वजह मैम बेसिकली मैम क्योंकि आप देखोगे तो कोई भी फंड है तो उसकी ओवरऑल जो रिटर्न रहती है, मतलब की जो ओवरऑल रिटर्न रहती है वो अप डाउन रहती है। क्योंकि अभी मेरे पास निपॉन लार्ज कैप भी था जिसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, तो उसको मैंने अभी स्टॉप कर दिया। तो इस वजह से अभी मतलब कि मान लीजिए अगर मेरे पास पूरा निपॉन में ही रहता तो मेरे पास ऑप्शन नहीं रहते कि मैं उसको स्विच कर लूं। तो एक टाइप से पूरा आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कैटेगरी के अंदर भी, कैटेगरी में भी आप फंड के लेवल पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जी जी जी। ओके, और सवाल इनका ये है प्रवीण, 60 साल की उम्र तक ये 3 करोड़ जोड़ना चाहते हैं। पहले पोर्टफोलियो पे राय, हालांकि सोच समझ के कुछ कर रहे हैं लेकिन ओवरलैपिंग हो रही है थोड़ी यहाँ पे। जी स्वाति, 13 फंड्स थोड़े से ज्यादा हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिज पोर्टफोलियो। ही मतलब सिर्फ 26 साल के हैं, बहुत अच्छी एज में शुरू किया है। अगर मैं इनका जो मैंने ओवरऑल कैलकुलेट किया, अराउंड साढ़े 16,000 रुपए अभी ये डाल रहे हैं। तो 2-3 चीजें हैं यहाँ मैं जो इनको बताना चाहूंगी। पहली चीज, इन्होंने 13 फंड्स रखे हैं, उसमें से जो इनने 3 ALSS फंड्स रखे हैं वो तीनों ही लार्ज कैप ओरिएंटेड हैं। तो अगर अब तक अभिनव ने कोई फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो की तरफ अपना कुछ बिल्ड नहीं किया है तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि अभिनव अपना EPF जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां पे या फिर PPF अकाउंट खोले स्वाति, सो दैट फॉर ALSS ही कैन यूज दैट। तो थोड़ा सा एसेट एलोकेशन के प्रिंसिपल्स पे एक तो इनका पोर्टफोलियो बनना शुरू होगा और थोड़े से फंड्स भी कम हो जाएंगे इनके ओवरऑल। और स्वाति, इनके पास लार्ज कैप में भी जैसे इन्होंने बताया स्ट्रैटेजी इनकी अच्छी थी कि 2 फंड्स रख लिए। ज्यादा फंड्स होना कई बार बेनिफिशियल भी हो जाता है, बट ये एक इंडेक्स फंड रख लें, एक लार्ज कैप रख लें, बिकॉज इनका होराइजन काफी लंबा है। एंड इसके अलावा स्वाति, जैसे इनने एक थीमेटिक फंड रखा ICICI का ESG, उस पे भी 85% लार्ज कैप में ही जा रहा है। तो स्ट्रैटेजी एट हिज लेवल बहुत अच्छी है, पर मेरे ख्याल से ओवरऑल लार्ज कैप ओरिएंटेशन ओवरऑल बहुत ज्यादा है इनके पोर्टफोलियो में। अगर इनका 33 इयर्स का होराइजन है जो इनने बोला है, तो ये थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर सकते हैं और थोड़ा फिक्स्ड इनकम में बढ़ा सकते हैं। वन मोर पॉइंट स्वाति, जो इन्होंने बोला है कि इनको आज के टाइम के आई थिंक 3 करोड़ की वैल्यू चाहिए जब ये 60 साल के हों। तो जो आज के टाइम पे 3 करोड़ है, जब तक ये 60 साल के होंगे तब तक ही हैज टू एक्यूमुलेट अराउंड 20 करोड़, अगर मैं इनका क्वेश्चन सही समझ पाई थी। मेरी इनसे बात हुई थी और इन्होंने अभी एक्चुअली सही तरीके से कैलकुलेट किया नहीं है कितने पैसे की जरूरत होगी। थोड़ा सा बात करने पर मुझे जो समझ में आया वो ये कि ये करीब 3-4 करोड़ की ही रकम का देख रहे हैं, उससे इनफैक्ट कम का ही। ये इन्होंने अपने खर्चे कुछ कैलकुलेट किए थे उसके हिसाब से। मुझे यकीन है कि ये नंबर चेंज होगा आगे जाके, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना मान के चले कि ये 16,500 रुपए ये सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के लिहाज से निवेश किए जा रहे हैं, तो 33 साल में कॉर्पस कितना बड़ा हो सकता है? 33 साल में कॉर्पस इनका अच्छा खासा हो जाएगा स्वाति, बिकॉज अगर मैंने इनका एक्चुअली इन्फ्लेट करके देखा था कि अगर हम लोग इन्फ्लेशन के लेके चलें कि इनको 20 करोड़ चाहिए होगा, वो भी ये 50,000 तक SIP करके एक्यूमुलेट कर पाएंगे नेक्स्ट 3 डेकेड्स में। तो इनका जो आई थिंक अभी इन्वेस्टमेंट है ये इनको इनके इस लक्ष्य तक तो आराम से पहुंचा देगा जी इतने सालों में। जी, तो अभिनव जी
तब का था, मतलब कि 3 करोड़ एट द एज ऑफ 60। सो आज का मतलब कि उस टाइम का 3 करोड़, सो आज के टाइम का शायद थोड़ा मतलब उस हिसाब से। देखिए तो आपका, मैं कैलकुलेटर यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान है कि मैंने इसको कहीं मतलब कैलकुलेट कि ये किया था कि था। आज का 1 करोड़, मतलब कि आज की जो 1 मैं करोड़ की आपको वैल्यू, बता अगर देती हूँ। 6% इन्फ्लेशन लगाते हैं तो लगभग 30 इयर्स में वो 5 लाख, सॉरी 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की आएगी। और मुझे यकीन है कि अगर 12% का भी रिटर्न मान के चले तो ये करीब 8 करोड़ के आसपास आपके पास जुड़ने की उम्मीद है अभी के निवेश से। तो अगर आप यही रकम पे आप बने रहेंगे और आपको यकीन है कि ये रकम सफिशिएंट होगी, तब आपका टारगेट आसानी से मीट होने की संभावना है। लेकिन जैसा प्रवीण ने कहा, ये चेंज होगा और आई थिंक आज आप 26 साल के हैं, एक 5-10 साल बाद अगर दोबारा बात हुई तो ये नंबर जरूर चेंज हो जाएंगे, तो उसको भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है? जी जी जी। वैसे पीपीएफ भी है मेरा खुद का, जो मतलब कि ऑफिस प्राइवेट सेक्टर का जो मतलब कि कंपनी का पीपीएफ है तो वो तो अलग है, बट मेरा जो पर्सनल पीपीएफ है वो भी एक है। ईपीएफ के अलावा भी पीपीएफ है मेरा खुद का, तो उसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट। अच्छी बात है। चलिए अब अगला सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे साथ उदयकांत मेहता जी हैं फोन लाइन पर। उदय जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? हाँ, गुड इवनिंग मैडम, मैं उदयकांत मेहता, जी मैं भावनगर गुजरात से बोल रहा हूँ। अच्छा, और क्या जानना चाहते हैं? भावनगर गुजरात से बोल रहा हूँ मैडम। जी, सवाल क्या है सर आपका? हाँ, सवाल मेरा ये है मैडम, एक्चुअली मैं थोड़ी अमाउंट है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आईसीआईसीआई में डालूं या निपॉन इंडिया लिक्विडिटी में करूं। लिक्विड मेरा ओरिजिन है 6 मंथ के अराउंड, बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे कुछ इसमें है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें डाल लूं, जहाँ थोड़ा सा इस पर इंटरेस्ट भी मिले। जी, तो कृपया प्लीज मुझे गाइड करेंगे। जो रकम इन्होंने मेंशन की है प्रॉब्लम, उस रकम को ख्याल में रखते हुए 6 महीने के लिए, जहां पर सेफ्टी हैज टू बी द मेन थिंग, क्या इसे एक्चुअली डेट फंड में जाना चाहिए या फिर ये आपकी राय क्या होगी? स्वाति, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी करती हूँ साथ में कि इनने जो ये दोनों चॉइसेस बताई हैं, एक लिक्विड कैटेगरी हो गई जो आइडियल है 0 to 3 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट्स के लिए और काफी हद तक सेफ है, सबसे लीस्ट रिस्क की है बेसिकली। उसके अलावा जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी ने बोली है, उसमें भी जो पोर्टफोलियो बिल्ड होता है वो तकरीबन 3 से 6 महीने की इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। तो मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी कि अगर अच्छे एक बार पोर्टफोलियो चेक करके लगाया है किसी क्रेडिबल फंड हाउस का, तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है किसी इन दोनों में से किसी कैटेगरी में भी। कर रहे हैं इनका 1.5 लाख, तो अल्टीमेटली इवन शॉर्ट टाइम पीरियड में इनके इनकम स्लैब में ही ऐड होगा जो भी इनकी अर्निंग्स होंगी, बिकॉज जो डेट फंड्स का बेसिक बेनिफिट होता है इंडेक्सेशन का, वो तो 3 साल बाद ही मिलना शुरू होता है। और ये दोनों में से जब चॉइस करें तो एक चीज होती है जिसको हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं, जो जैसे रेगुलर जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे वैल्यू रिसर्च वगैरह या फंड फैक्ट शीट में बहुत आराम से मिल जाता है। ये यील्ड टू मैच्योरिटी देखें और इस फंड का फिर एक्सपेंस रेशियो देख लें और इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करके अमाउंट निकलता है, दैट इज द टेंटेटिव रिटर्न जो इनको मिल सकता है। जो आईसीआईसीआई में तकरीबन इनको 4.2% तक और निपॉन का जो लिक्विड है उसमें इनको 2.88% तक। तो इस टाइप के रिटर्न्स के लिए इट इज हिज पर्सनल चॉइस कि क्या ये एक छोटी अवधि की एफडी करना चाहेंगे या इसमें पैसा डालना चाहेंगे, पर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ रिस्क भी कम है इन फंड्स में। ओके, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हमारी पूरी होगी। आप बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब दे रही हैं प्रवीण वाजपेयी। सवाल लेते हैं अगला। निखिल जी ने सवाल अपना ईमेल के जरिए भेजा है। एनआरआई हैं और इन्होंने लिखा है कि ये शो देखने के बाद इन्होंने निवेश शुरू किया। प्रवीण आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में निवेश करते हैं और ये सलाह इनको आईसीआईसीआई बैंक वालों ने दी। वहां पे उनका जाहिर सी बात है आई थिंक अकाउंट होगा। अब इनको लगता है कि उनकी सलाह की जरूरत नहीं है और ये चाहते हैं स्विच करना रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं और ये नहीं कर पा रहे हैं। बैंक से बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक आप ब्रांच नहीं आएंगे तब तक तो ये नहीं हो पाएगा और ये सलाह मुझे लगता है ये चीज तो गलत है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये ऑनलाइन अगर स्विच करना हो तो कैसे कर सकते हैं। राइट स्वाति। स्वाति कई बार क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि बहुत बार लोग अपने बैंकर्स के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं थिंकिंग कि वो डायरेक्ट ही हो जाएगा। जैसे इन्होंने स्पेशली लिखा है कि ये डायरेक्ट में ही शायद चाहते थे, बट जितने हमारे मेन बैंक्स हैं, चाहे आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, ये सारे एज डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऑपरेट करते हैं, तो यानी कि उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। स्वाति ये एक चीज यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ये अपना कैम्स पे जो माई कैम्स का लॉगिन होता है उसको क्रिएट करें। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस और उसमें जब ट्रांजैक्ट के ऑप्शन पे ये जाएंगे वहां पे एक स्विच का ऑप्शन होगा। ये अपना स्कीम सेलेक्ट करें और जो टारगेट स्कीम है वो सेम नेम आ जाएगा पर वो डायरेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार ये वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं होता है तो मेरे ख्याल से ये ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं आराम से एएमसी के थ्रू, पर ये अगर इंडिया के बाहर है तो अभी इनको उसमें दिक्कत आएगी। बट आई थिंक माई कैम्स का जो है लॉग इन करके दैट शुड वर्क फॉर हिम। और एक सवाल इन्होंने और भी पूछा था कि मंथली एसआईपी करना ठीक है या फिर वीकली एसआईपी, आप क्या सलाह देंगी? मेरे ख्याल से मंथली ठीक है स्वाति, बिकॉज अगर हम लोग हम लोग कई बार बैक डेटा जैसे देख के ट्रैक करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है जब आप वीकली कर रहे हैं या मंथली, तो इस पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मंथली रखें, थोड़ा नीट रहेगा, इनको पता रहेगा किस टाइम पे इनकी हर महीने इन्वेस्टमेंट जानी है। अगर इनका बहुत ज्यादा मन है कि स्प्रेड आउट करें तो मे बी ट्वाइस अ मंथ ले लें, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है इनको। एंड आई थिंक ही वाज इनका एक वो और था कि ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं आई थिंक परफॉर्मेंस का, तो वहां पे स्वाति ये एसआईपी कर रहे हैं तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये लार्ज कैप फंड में एसआईपी कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा यहाँ एक चीज समझने की है दैट द स्कोप ऑफ अल्फा जनरेशन इन लार्ज कैप फंड्स वैसे भी थोड़ा लिमिटेड है, तो थोड़ा टाइम दें अपनी स्कीम को और बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रैक कर सकते हैं। बट जैसे इस टाइम पे हमने देखा है तो इंडेक्स फंड्स टोटली बीट कर रहे हैं लार्ज कैप फंड्स को, बहुत कम आउट परफॉर्मेंस है लार्ज कैप फंड्स की, तो थोड़ा सा इस चीज में इनको आगे जाके या फिर ये इंडेक्स फंड का भी ऑप्शन एक उठा सकते हैं जी। और आपने ये जो बात कही कि आजकल जो लार्ज कैप एक्टिव फंड है वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पा रहे, उसी पॉइंट से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे पास आया हुआ है रिंकू जी का ईमेल के जरिए। इनका पोर्टफोलियो आपको हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हो और आपके पास तो है ही प्रॉब्लम। सवाल इनके बहुत क्लियर है। पहले तो इन्होंने जितने भी पैसे गोल डिफाइन तो करके रखा है लेकिन रकम असाइन शायद नहीं की थी, तो वो जानना चाहती है कि हर गोल के लिए कितनी रकम जुटेगी इनके पास। और दूसरा सवाल इनका ये था कि सेम लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो क्या इंडेक्स फंड में स्विच होना ठीक रहेगा? और या आई थिंक मोटे तौर पे यही दो सवाल इनके। स्वाति आई फील जहां पे थोड़ा भी एलोकेशन ज्यादा है वहां पे एक लार्ज कैप और एक इंडेक्स फंड का कॉम्बिनेशन बना के भी चल सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में भी एक आधा डिसएडवांटेज होता है, जैसे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज जैसे इस टाइम पे आप कह लो तो टॉप 3 या टॉप 5 कंपनीज ही पूरे इंडेक्स को ऊपर खींच रही हैं, तो कहीं ना कहीं स्लाइटली द कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इज हायर। लार्ज कैप फंड्स में 80% तो उनको लार्ज कैप स्टॉक्स में ही लगाना है, 20% का मैंडेट होता है जहां पे फंड मैनेजर उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, जिसको हम एक अल्फा जनरेशन बोलते हैं एक तरीके से सिंपल वर्ड्स में। तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन बना के चले, ये सारे अपने इंडेक्स में ना डाले, बिकॉज आई थिंक रिंकू जी का भी पोर्टफोलियो लार्ज कैप में ऑलरेडी काफी ओवरवेट हो रहा है जो उनने मुझे भेजा था। हाँ जी, हाँ जी।
और इनके जो अलग अलग गोल्स हैं, बच्चों की पढ़ाई है, 50 साल में रिटायरमेंट, बिजनेस शायद नया शुरू करना चाहती हैं, और 60 साल के बाद कुछ एक मुश्त रकम की शायद जरूरत होगी। तो क्विकली बता दें इन चारों गोल के लिए कितने पैसे वो जोड़ पाएंगी। स्वाति, इन्होंने वैसे हम लोग आइडियली उल्टा करते हैं, पहले देखते हैं कि हम कितना जमा करना चाहते हैं, बट इनका मैंने जो कैलकुलेशन किया है, इन्होंने अपने बच्चे के लिए 15,000 की SIP की है और ऑलरेडी 11 लाख तक का लमसम है। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव लिया है, 10 इयर्स के लिए 9% CAGR लेके मैं चली हूँ, अराउंड 82 लाख जमा कर लेंगी। अपने बिजनेस के लिए वो भी इनका 10 साल दूर है लक्ष्य, सेम 9% पे, वहां पे भी ये अराउंड 1 करोड़ जमा कर लेंगी। इनकी उसमें 30,000 की SIP जा रही है, प्लस ऑलरेडी शी हैज लमसम। और जो इनका एक गोल है जो 60 इयर्स के बाद, मतलब 20 इयर्स अवे है, उसके लिए तो स्वाति क्योंकि टाइम है, वहां पे मैंने थोड़ा सा इनका रेट ऑफ रिटर्न भी 11% लिया है, बिकॉज 20 इयर्स का होराइजन है। तो सिर्फ 12,500 की SIP और थोड़े लमसम के साथ भी ये अराउंड 1.9 करोड़ तक जमा कर लेंगी। तो इनके अमाउंट्स अच्छे बन रहे हैं, बट इनको ये देखना है कि जैसे क्या 82 लाख इनके बच्चे के लिए सफिशिएंट होगा, तो उनको एक्चुअली रिवर्स करना चाहिए। तो इससे आई थिंक उनको अंदाजा मिल जाएगा और वो अपना रीस्ट्रक्चर कर सकती हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है स्वाति इनका। एक इंटरनेशनल फंड, इंडेक्स फंड फॉर्मेट में ये और जोड़ सकती हैं अपने पोर्टफोलियो में। ओके, और सभी जो दर्शक ये शो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जब आप प्लानिंग करते हैं तो अपना लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य को एक रकम दीजिए। लक्ष्य शुरू कर दिया, लक्ष्य बना लिया, निवेश शुरू कर दिया, और उसके बाद एंड में पूछेंगे कि पैसे कितने बनेंगे, तो शायद जो आपकी उम्मीद हो शायद उतने पैसे ना बन पाए, शायद ज्यादा भी बन जाए, लेकिन ये रिस्क क्यों लेना, है ना। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आप चलिए सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करते हो और क्विकली चलते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। ओके प्रवीण, ये हफ्ता हम सबसे ये पूछ रहे हैं कि जो 2 तरीके हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के, डीमैट अकाउंट के जरिए और रेगुलर मोड, उसको हम नॉन डीमैट जरिया बोल रहे हैं। आपकी राय में दोनों में से सबसे ज्यादा आसान और फायदेमंद, वर्ड शायद यहाँ इस्तेमाल करना गलत होगा, लेकिन आसान तरीका कौन सा है? स्वाति, रेगुलर आई फील, अगर मुझे सिंगल लाइन में आंसर देना हो, एक रेगुलर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक कन्वीनियंट तरीका है, बिकॉज वहां पे भी हम ऑनलाइन तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीजें हैं जहां डीमैट थोड़ी सी एज लेता है। 1, अगर कोई इन्वेस्टर एक डिसेंट इनफ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी रखना चाहते हो, तो चलिए उनके लिए कन्वीनियंट होगा, क्यों ना स्टॉक्स के साथ साथ उन्हें अपना म्यूचुअल फंड्स का भी वहीं रख लिया। और दूसरा, जहां पे कल को कुछ ट्रांसफर करनी हो उनको यूनिट्स, जैसे फादर ने दी, फादर की सीधा ट्रांसफर हो गई, तो डीमैट अकाउंट में स्वाति ट्रांसफर हो जाता है। बट जहां डिसएडवांटेजेस की बात है, चार्जेस डीमैट में ज्यादा हैं। स्मॉल जैसे ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल, सिस्टमैटिक ट्रांसफर, ये सब पॉसिबल नहीं है डीमैट में। और डीमैट को बंद करना एक काफी कम्बरसम काम हो सकता है, एंड ओवरऑल मतलब एक कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है। मुझे लगता है अननेसेसरी एनुअल चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस देंगे, बाइंग एंड सेलिंग पे थोड़ा सा ब्रोकरेज देंगे, सो उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सो ओनली फॉर समबडी जो उन 2 बेनिफिट्स को देख रहा हो, वो ही डीमैट में, आई थिंक बाकी इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर गुड इनफ। ओके, तो प्रॉब्लम की राय कि रेगुलर मोड से निवेश करना ज्यादा आसान और सहूलियत वाला होगा निवेशक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉब्लम, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू स्वाति। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट दे, तो आपको अपने सवाल हमें भेजने होंगे। सवाल जहां भेजना होता है वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। बहुत लोग सवाल भेजते तो हैं, लेकिन अपना नंबर देने से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हिचकते हैं। तो प्लीज नंबर दीजिए ताकि आपसे हम बात कर सकें और आपके सवाल को सही तरीके से समझ सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।